हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक का हेडिंग है इंश्योरेंस क्या है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके बारे में, तो मुझे बेसिक पता ही है कि इंश्योरेंस क्या है। हम हर दिन अपने क्लाइंट के सामने हम तो एक्सप्लेन करते हैं बीमा क्या होता है, बट मैं एक नए पैरामीटर से, एक नए नज़रिए से आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके लिए शायद नया हो, शायद आपको पता भी हो। बट इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस आपको, जो क्लाइंट को एक्चुअली क्या बताना है, मेरा हर वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो पर्पस होता है, पर्पस ये होता है कि क्लाइंट के सामने आपको ये बात बोलनी है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है और इन्हेंस करने के बाद ये क्लाइंट के सामने आपको पेश करना है। तो मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पस है। तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है और न ही इंश्योरेंस एक सेविंग है। ये दोनों वर्ड काफी मिलता जुलता है। डेली यूज में हम हर दिन मतलब यूज करते हैं हम इन्वेस्टमेंट सेविंग हम कहते हैं, क्लाइंट के सामने भी हम कहते हैं। एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर भी ये बात बोलता है और ये बहुत बड़ी गलती है। इंश्योरेंस ना ही इन्वेस्टमेंट है और ना ही सेविंग है। सेविंग क्या होता है? सेविंग होता है जब हम फिक्स टाइम के लिए पैसा को लगाते हैं एक जगह पे, उसमें टाइम भी फिक्स किया जाता है और रिटर्न भी फिक्स होता है, उसे सेविंग्स कहते हैं। जहां पे ड्यूरेशन भी फिक्स है और रिटर्न भी आपका फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 साल का एफडी करते हैं तो 6% का आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप 3 साल का एफडी करते हैं बैंक में तो आपको 7.5% का रिटर्न मिलता है। तो इसे क्या कहते हैं? सेविंग्स। आपको 3 साल भी पता है, आपको 6 साल भी पता है, आपको 7.5% भी पता है, आपको 6% भी पता है, टाइम भी पता है, रिटर्न भी आपको पता है, तो इसको सेविंग्स कहते हैं। आपको पता है कितना मिलेगा और कब मिलेगा। पीपीएफ में आपको 7% रिटर्न मिलता है अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जमा करते हैं। तो ये आपको, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सेविंग्स। अब आपका इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इस इन्वेस्टमेंट वो चीज होता है जिसमें कि ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है और ना ही आपका रिटर्न फिक्स होता है। आप म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, जब भी म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में आप 2 दिन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 200 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, आप कभी भी वहां से बाहर भी निकल सकते हैं। ना वहां पे ड्यूरेशन फिक्स होता है, ना आपका रिटर्न फिक्स होता है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में जो हाई रिटर्न होता है, एक्चुअली वो हाई रिटर्न नहीं होता है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न होता है। तो वहां ना ड्यूरेशन फिक्स है और ना आपका रिटर्न फिक्स है। आपको 200% भी मिल सकता है और हो सकता है कि -20% भी आपका पैसा हो जाए। तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एफडी के केस में, अब जैसे फॉर एग्जांपल एफडी एफडी के केस में अगर कंपनी ने 12% भी कमाया, अगर कंपनी ने 12% भी कमाया एफडी में, आपको 6% ही मिलेगा एफडी के केस में। तो शेयर मार्केट में हर कोई सेव करना कभी नहीं कहता कि शेयर मार्केट में मैं पैसा सेव कर रहा हूं। शेयर मार्केट में हमेशा हम क्या कहते हैं कि हम पैसा को शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बोलेंगे। सेविंग कभी हम नहीं बोलते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है हाई रिटर्न की, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये होता है सेविंग और ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ना ड्यूरेशन हमारा फिक्स होता है, ना रिटर्न हमारा फिक्स होता है। जीवन बीमा इन दोनों चीज से अलग है। इंश्योरेंस न ही सेविंग है और न ही इन्वेस्टमेंट है। और जैसे ही आप क्लाइंट के सामने ये कहते हैं कि इंश्योरेंस में पैसा आप सेव कर रहे हो, जब आप सेविंग की बात करते हैं, जैसे ही ये टर्म आप यूज करते हैं क्लाइंट के सामने, किसी भी क्लाइंट के सामने, उनको सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबको समझ में आता है, ये दो टेक्निकल वर्ड्स, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है आज की डेट में। जैसे ही आप किसी क्लाइंट के सामने कहेंगे कि इंश्योरेंस में पैसा सेव कीजिए सर, तो वो सेविंग प्रोडक्ट से कंपेयर करना शुरू कर देता है। पीपीएफ में तो इतना मिल रहा है, एफडी में तो इतना पैसा मिल रहा है, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं कितना मिल रहा है। तो हमने क्या किया? हमने गलत पैरामीटर सेट कर दिया स्टार्टिंग में ही। जब कभी आप इन्वेस्टमेंट कह रहे हो कि सर एलआईसी में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, अगर आपने इन्वेस्ट शब्द यूज कर दिया तो वो फिर इन्वेस्टमेंट
के प्रोडक्ट से कंपेयर करने लगता है कि शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में तो 14% रिटर्न है, तुम्हारे यहाँ पता नहीं कितना परसेंट रिटर्न है। तो यहाँ भी हमने गलत पैरामीटर सेट कर दिया। तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो ना ही सेविंग प्रोडक्ट है और ना ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस है, उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। जीवन बीमा होती है, अब इस कंपैरिजन में वो दूसरा कुछ भी नहीं है, ना सेविंग है और ना आपका इन्वेस्टमेंट है। तो बाकी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या सेव करते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफडी में 1 लाख रुपया, साल का 1 लाख रुपया आप एफडी में आपने दिया, तो क्रिएट कितना हुआ? 1 लाख रुपया। शेयर मार्केट में भी अगर आपने 1 लाख रुपया दिया तो 1 लाख रुपया ही क्रिएट हुआ। मतलब जितना हम सेव करते हैं, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जितना हम सेव करते हैं, जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं, उतना ही क्रिएट होता है। जीवन बीमा ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में कि जहां पे पहले क्रिएट होता है, बाद में सेव होता है। यहां पहले क्रिएट होता है, बाद में सेव होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई जीवन बीमा लेता है, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है जिसका साल का प्रीमियम 1 लाख है, तो उसे हम कितने का बीमा देते हैं? उसे हम 20 लाख का बीमा देते हैं। उसने एलआईसी को तो 1 लाख रुपया दिया, बट हमने उसे रसीद कितने की दी? 20 लाख की। तो पहले 20 लाख क्रिएट हो गया कि अगर कल को कुछ इन्हें हो भी जाता है, एक किस्त देने के बाद भी अगर कल को कुछ हो गया तो 20 लाख रुपया तो पक्का है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस इज द ओनली प्रोडक्ट वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फंड इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड एंड देन वी ग्रेजुअली इन इंस्टॉलमेंट वी कीप ऑन सेविंग आवर मनी, जिसको इंस्टॉलमेंट में हम किस्त कहते हैं। हम स्लोली एंड स्टेडीली फिर हम अपना अमाउंट सेव करते हैं। क्रिएट पहले ही हो गया 20 लाख का फंड आपका, इतना तो मिलना ही मिलना है। तो ये होता है जीवन बीमा का डिफरेंस सेविंग से और इन्वेस्टमेंट से। तो अब आज से आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को जब भी जीवन बीमा समझाएं तो उसको ना सेविंग प्रोडक्ट में समझाएं ना इन्वेस्टमेंट में समझाएं। ये कंपैरिजन बंद हो जाएगा। अगर आप इसको सही पैरामीटर पेश करेंगे क्लाइंट के सामने तो कभी वो कंपैरिजन होगी ही नहीं, अगर ये पॉइंट आप अपने क्लाइंट के सामने अगर आप पेश करेंगे। इसलिए कहा जाता है, इसलिए हम कहते हैं हमेशा, हमारा एक सजेशन होता है कि टोटल जो आपका डिस्पोजेबल इनकम है, जितना आप अर्न करते हो उसका टोटल डिस्पोजेबल इनकम है, मतलब वो इनकम जिसका अगर आपको लॉस भी हो गया तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो टोटल डिस्पोजेबल इनकम का आपको 60 to 70% आपको इंश्योरेंस में लगाना चाहिए। 100% पैसा इंश्योरेंस में लगाने का सजेशन कोई नहीं देता है, मैं भी नहीं दूंगा। और अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट कहता है 100% पैसा सर इंश्योरेंस में ही लगा दीजिए, तो वो अपने प्रॉफिट के लिए है, वो अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आया है। आप उनको हमेशा ये कहिए कि सर आपका टोटल जो इनकम है, जो आप साल का कमाते हैं, उसमें से सर 60 to 70% पैसा सर आप एलआईसी में इन्वेस्ट कीजिए। 60 to 70% पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे तीन बातें निकल कर आएगी। पहला, जितना प्लानिंग होना चाहिए आपका उतना प्लानिंग आपका निकल कर आएगा। तो अगर जितना प्लानिंग चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी आपकी चाहिए उतना अगर निकल कर आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं है सर, चैन से आप सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितना फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी चाहिए उससे अगर ज्यादा निकल आता है तो एडवाइजर उनको कहेगा कि सर ज़्यादा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो सर, ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। और अगर जितना फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए उससे अगर कम निकल आता है तो सर उसके लिए फिर मैं बैठा हूँ सर आपको बताने के लिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जितना आपको करना चाहिए उससे आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर कितना करना चाहिए उसके लिए आप मुझे डेटा दीजिए, डेटा को मैं एनालिसिस करूँगा डेटा का, और डेटा एनालिसिस पे फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर आपको कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। 60 to 70% तो सर मैंने आपको पहले ही कह दिया है, उससे ज़्यादा आप एक जगह कभी भी किसी को भी इन्वेस्ट करने का मैं सजेशन नहीं दूंगा सर। तो आप उनसे डेटा ले लीजिए, डेटा लेने के बाद टोटल जो भी इन्वेस्टेबल इनकम है, अगर आप डिस्पोजेबल इनकम नहीं समझ रहे हैं तो इन्वेस्टेबल इनकम समझ लीजिए। जो इनकम वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 60 to 70% जो पैसा है वो इंश्योरेंस में होना चाहिए, आप उनको बताइए।
ऐसा बोलने से बहुत सारी प्रॉब्लम, इनफैक्ट सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाती है। आपको पता है कि जनरली जो डिफरेंट प्रोडक्ट से कंपैरिजन होता है LIC का, तो ये प्रॉब्लम आपने पहले ही सॉल्व कर दिया 60 to 70% बोलकर। आपको तो पता है ना कि प्रोस्पेक्ट ये कहेगा कि मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, मुझे PPF में पैसा लगाना है, मुझे यहाँ लगाना है, मुझे वहाँ लगाना है। वो आपको लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बहुत सारा अलग अलग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो का आपको एग्जांपल देगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा। तो आपने तो पहले ही कह दिया सर 60 to 70%। अब जो 30% बचा है सर, वो 30% 40% जो भी पैसा बचा सर, उसमें 10% आप म्यूचुअल फंड में लगा दो सर, 10% आप PPF में लगा दो सर, 10% का आप गोल्ड खरीद लो, 10% का आप FD करा लो। तो ये जब हम ऐसे बात करेंगे क्लाइंट से, 60 to 70% पैसा अगर हम लेने और इन्वेस्ट कराने की हम कोशिश करेंगे, तो क्लाइंट के नज़र में आपकी ट्रस्ट बिल्ड होती है। क्लाइंट फिर आप पे ट्रस्ट करना शुरू करता है कि ये अपने टारगेट के, अपने फायदे के लिए नहीं आया है, ये मेरे फायदे के लिए आया है, ये मेरा फाइनेंशियल प्लानर है। ये आप इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन के रह जाएंगे, आप एक फाइनेंशियल प्लानर बनेंगे उनके सामने। तो अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग उनकी होनी चाहिए थी वो आधा ही होगा, वो पूरा नहीं होगा। जितना का टर्म इंश्योरेंस उनको हमें देना था, क्योंकि हमने 60 to 70% हमने उनको कमिट किया है एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह, वो भी आधा ही होगा। पूरा प्लानिंग उनसे कभी होगी नहीं, क्योंकि हमने 60 to 70% लेने का वादा किया उनसे। 30% हमने उनको वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए बोला है जहाँ पे वो इन्वेस्ट ऑलरेडी करना चाहते हैं, माइंड मेकअप किए हुए हैं। तो 60 to 70% लेंगे तो प्लानिंग आधा होगी फर्स्ट मीटिंग में। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि जब सेकेंड टाइम क्लाइंट के पास दोबारा जब पैसा आएगा, ऑब्वियसली अगले साल पैसा आएगा, 2 साल के बाद उसको फिर से उसका इन्वेस्टेबल इनकम धीरे धीरे, क्योंकि हमने पूरा पैसा तो उससे लिया नहीं है, तो जब अगली बार उसके पास पैसा आएगा तो क्लाइंट फिर आपको फ़ोन लगाएगा कि अपने फाइनेंशियल प्लानर को फ़ोन करो, ये बंदा बहुत सही मुझे सजेस्ट किया था, और अब जो 40% का गैप रह गया वो सेकेंड मीटिंग में आप पूरा कर देंगे। तो 60% की प्लानिंग उनकी आपने पहले कर दी, और सेकेंड टाइम जैसे ही उनके पास पैसा आएगा वो आपको कॉल करेंगे एज अ फाइनेंशियल प्लानर। जब आप उनका फाइनेंशियल का प्लान करेंगे वो, तो 60% आप फिर से इन्वेस्ट कराएंगे लाइफ इंश्योरेंस में। लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको कराना ही है 60%। 50 to 60% आपको, जैसा मैंने बताया कि 60% तो आपको उसमें कराना ही कराना है, 60 to 70% इनफैक्ट। तो फिर से 60% आएगा, तो टोटल मिलकर हो जाएगा 120%। आपको जो चाहिए था वो आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। आप 100% एक बार में अगर लेने की कोशिश करेंगे कि पूरा पैसा LIC में ही इन्वेस्ट कर दो सर, पूरा 1.5 लाख रुपया जो ATC में आप रिबेट लेते हैं सर, पूरा 1.5 लाख रुपया का आप LIC ही करा लो। तो जब आप ऐसे प्रेशर देंगे कि पूरा पैसा सर LIC में इन्वेस्ट करो, तो फिर वो भी यही सोचेगा कि मैं पूरा पैसा मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, मैं पूरा पैसा का PPF करूंगा, पूरा पैसा का मैं FD करूंगा। तो एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप उनको ये 60 to 70% का इन्वेस्टेबल इनकम आप LIC में इन्वेस्ट कराइए, रिमेनिंग उनका 10% FD में करवाइए, 10% आप उनका म्यूचुअल फंड में करवाइए, शेयर मार्केट में करवाइए, 10% का वो अपना गोल्ड ले लें, जो भी उनको जहाँ भी उनको इन्वेस्ट करना है। तो इससे उनका एक कंप्लीट फाइनेंशियल उनका पोर्टफोलियो बन जाएगा। रिवर्स भी गलत है। जो लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस हम ले लिए, अब मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, इस पर मैं एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा। ये एक्चुअली अमेरिका का कंसेप्ट है जो इंडिया में कभी भी अप्लाई नहीं होता है। और ये फाइनेंशियली जितने भी अनअवेयर लोग हैं, फाइनेंशियली अनएजुकेटेड लोग हैं, वो जो ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में मैं अपना 70% पैसा लगाऊंगा, 30% का मैं टर्म इंश्योरेंस ले लूँगा तो मेरा सारा नीड पूरा हो गया, तो ये फाइनेंशियली वो अभी उतने हाई लेवल पे अभी वो पहुंचे नहीं है, उनको फाइनेंस का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और आपका टर्म इंश्योरेंस से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट सा वीडियो बनाऊंगा। ये अमेरिका का कंसेप्ट इंडिया में नहीं चलता है, ये सब अमेरिका में चलता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ओवर इंश्योर्ड हैं। हमारा कंट्री अंडर इंश्योर्ड कंट्री है, तो अंडर इंश्योर्ड कंट्री में ये कंसेप्ट नहीं चलता। तो इसमें आप 2 बार में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल का समय लगेगा, लेकिन उस क्लाइंट के आप परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। इस तरीके से वो आपको एज अ फाइनेंशियल प्लानर देखेगा, एज अ इंश्योरेंस एजेंट नहीं देखेगा, और वो किसी दूसरे को भी रेफरेंस देगा कि इस बंदे से बात करो, ये बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल प्लानर है, ये एक ऐसा बंदा है जो जिसे मैं अगर 100 रुपया दिया तो वो सिर्फ 60 से 70% पैसा लगवाया
₹70 लगवाया, 30% का मतलब इसने मेरे पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को इसने कंप्लीट कर दी। तो ये होता है इंश्योरेंस। आज आपको क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से कि इंश्योरेंस ना एक इन्वेस्टमेंट है और ना ही ये सेविंग है। इंश्योरेंस इंश्योरेंस है। जीवन बीमा होता है, जहाँ पहले क्रिएट होता है बाद में सेव होता है। बाकी हर जगह पहले आपको सेव करना पड़ता है, तब आपका फंड क्रिएट होता है। क्रिएट हो भी सकता है, क्रिएट नहीं भी हो सकता है, वहाँ पॉसिबिलिटी चलती है। यहाँ पे गारंटी, जब हम किसी को 1 लाख का प्रीमियम को इन्वेस्ट करता है तो हम उसे 20 लाख सम एश्योर्ड का रसीद देते हैं, जिसको कैपिटल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है और एक ही ऐसा प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जो आपको कैपिटल प्रोटेक्शन देता है। इस चीज़ को कैपिटल प्रोटेक्शन कहते हैं। तो अगली बार उस इंसान के पास, जैसा मैंने कहा कि अगली बार उस इंसान के पास जब भी पैसा आएगा वो आपको कॉल करेगा, और आपको कॉल करने के बाद उसमें से भी आपको 60 to 70% पैसा आप इन्वेस्ट कराएंगे, तो टोटल 120% पैसा हो जाएगा। और उसको भी पता है कि उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी नहीं हुई थी लास्ट टाइम, तो अब दोबारा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वो आपको ज़रूर कॉल करेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एजेंट से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए। टाइम बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत फास्ट टाइम चेंज कर रहा है। अब इंश्योरेंस एजेंट की मार्केट में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एडवाइज़र चाहिए उनको, एक प्रोफेशनल एडवाइज़र चाहिए जो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे। प्रोडक्ट सेल करने वाला उनको नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन सेल करने वाला चाहिए। प्रोडक्ट सेल मत करिए, प्लानिंग सेल करिए। रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अनटच्ड है अभी भी, क्योंकि इंडिया में किसी का भी रिटायरमेंट प्लानिंग है नहीं और लोग इतने अवेयर हैं नहीं, क्योंकि लोग को पता ही नहीं है कि 60 साल के बाद जो अगला 20 साल 25 साल होगा, ह्यूमन लाइफ वैल्यू लोगों को नहीं पता है। आपको उनको बतानी है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है। सर लास्ट 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स में सर, अगर आप मंथली एक्सपेंस अगर आपका उस वक्त 50,000 रुपीज़ भी पर मंथ आता है, तो साल का 6 लाख और 25 साल का कितना होगा वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना बड़ा फंड के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग जिनका भी नहीं है, आप डेली न्यूज़पेपर में आप पढ़ ही रहे हैं, हर तरह का निगेटिव न्यूज़ आपके सामने आ रहा है। आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना ही होगा। और रिटायरमेंट प्लानिंग आप अनसर्टेन प्रोडक्ट के हेल्प से आप नहीं कर सकते हैं। एक सर्टेन प्रोडक्ट के हेल्प से ही रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। LIC का जो रिटर्न है वो सर्टेन है। जो भी प्लानिंग होती है, फ्यूचर की जो भी प्लानिंग होती है, वो सर्टेन प्रोडक्ट से होती है, अनसर्टेन प्रोडक्ट से नहीं होती है। रिटायरमेंट होना ये एक सर्टेन है, होना ही होना है, तो उसके सामने आप हमेशा सर्टेन प्रोडक्ट को ही चूज़ करेंगे। अनसर्टेन प्रोडक्ट्स आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे आप डिपेंड रह के अपना रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। या तो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत अच्छे से निकल जाएगा, अदरवाइज आप हैंड टू माउथ हो जाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे अगर आप डिपेंड होके 100% इन्वेस्ट करते हैं तो आज के बाद मैं अपने सारे एडवाइज़र को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को शुरू करें हमेशा क्लाइंट के सामने। इंश्योरेंस सर ये एक सेविंग प्रोडक्ट नहीं है और ना ही एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। इंश्योरेंस इंश्योरेंस है। क्यों है, कैसे है, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा बता दिया है। एज इट इज़ कॉपी कीजिए इस आइडिया को और जाकर पेस्ट कीजिए क्लाइंट के सामने। आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्लाइंट को भी सक्सेस मिलेगा और आपको भी सक्सेसफुल मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।